हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी। आज मैं आई हूँ आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर जिसका नाम है पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। पिछले के वीडियो के अंदर मैंने आपको श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम समझाया था और जब उसको मैंने बताया था तब मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पर दो प्रकार की नलियां होती है। एक तो श्वास जाने वाली नली जिसे हमने क्या बोला था, श्वास नली या ट्रेकिया, और दूसरी नली ग्रास नली या भोजन वाली नली जिसको इसोफेगस भी बोलते हैं। तो दो प्रकार की नलियां जिसमें से श्वास वाली नली आगे जाकर फेफड़ों में जाती है और गैसों का आदान प्रदान करती है, श्वसन प्रक्रिया को कंप्लीट करती है। उसी प्रकार हम जो भोजन करते हैं वो जाएगा ग्रास नली में, ग्रास नली से आगे आमाशय में छोटी आंत और बड़ी आंत के अंदर। यानी भोजन हम क्यों करते हैं, ऊर्जा लेने के लिए। उस भोजन का आगे क्या क्या प्रोसेस होता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए स्टूडेंट्स, पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे कि हम जो भोजन करते हैं उस भोजन को हमारी नली के अंदर, जिसको आहार नाल बोला जाता है, बारीक किया जाता है। उसके अंदर कुछ एंजाइम मिलाए जाते हैं। एंजाइम इसलिए आवश्यक है कि वो भोजन में जितनी भी ऊर्जा है उसको निकाल सके। तो पाचन का मतलब है जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण करने योग्य सरल पोषक पदार्थों में बदलना। क्या कहलाता है पाचन। सिंपल भाषा में बोलूं तो आपने कोई भी भोजन खाया, वो भोजन जटिल रूप में था। अब हमारी जो आहार नाल है उस भोजन को बारीक करेगी, दांतों के द्वारा बारीक कर दिया जाता है, लार मिलाकर उसको लसलसा बना दिया जाता है। और शरीर के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो भोजन को मिलाकर उसमें से एंजाइम जो रस है, पाचक रस है, वो निकाल लेते हैं। यानी कुल मिलाकर आपने जो भोजन किया उसमें से ऊर्जा निकालने के लिए उस भोजन को तैयार करना, उस प्रोसेस को कंप्लीट करना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। इसलिए परिभाषा आती है जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण करने योग्य सरल पोषक पदार्थों में बदलना क्या कहलाता है, पाचन। अवशोषण यानी भोजन में जो रस है, जो पाचन है, वो भोजन में से निकलकर खून में चला जाए, उसी को क्या कहा जाता है, अवशोषण। और भोजन को उस रूप के लिए तैयार करना क्या कहलाता है, पाचन। यानी ये जो टॉपिक है आपके सामने, उसमें मुख्य रूप से दो नाम आएंगे, पाचन और अवशोषण। पाचन का मतलब है भोजन को उस रूप में तैयार करना जिसमें से ऊर्जा निकल सके, वो क्या कहलाएगा, पाचन। और वो रूप फिर जब खून के अंदर अवशोषित हो जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, अवशोषण। अभी पीछे जो पटवार का एग्जाम हुआ उसके अंदर क्वेश्चन आया, मनुष्य के अंदर पाचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो उसका स्थल होगा छोटी आंत। अभी हम सारा डिस्कस करेंगे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से लगभग हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, देखिए पाचन तंत्र में सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे पाचन की। जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण करने योग्य सरल पोषक पदार्थों में बदलना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब देखिए ये जो पाचन है इसमें कई अंगों का समूह होता है जो इस पाचन प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं। इन अंगों का समूह मिलकर क्या बनाएगा, पाचन तंत्र। तो हमारा जो पाचन तंत्र है ये दो भागों से मिलकर बनता है। एक तो है आहार नाल और दूसरी है पाचक ग्रंथियां। आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। अब आहार नाल वह नली जो हमारी मुख से लेकर गुदा तक फैली हुई होती है, माउथ टू एनस, उसको हम क्या बोलेंगे, आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल। तो आहार नाल की शुरुआत कहां से होती है, मुख गुहा से, माउथ केविटी। यानी ये हमारा जो मुख है इसी के अंदर तो हम भोजन लेते हैं, मुख गुहा। फिर मैंने श्वसन तंत्र वाले टॉपिक के अंदर आपको बताया था कि ये वाला भाग जो ग्रसनी कहलाता है, ये वो रास्ता है जहां से भोजन भी गुजरता है और श्वास भी गुजरता है। यानी भोजन और श्वास दोनों के लिए कॉमन हमारा क्या कहलाएगा, ग्रसनी।
तो इसको हमने श्वास नली में भी पढ़ा था। मुख गुहा ग्रसनी, उसके बाद जो भोजन वाली नली आएगी उसे क्या बोलेंगे? ग्रास नली। ग्रास नली के बाद आगे थैले जैसी संरचना जिसे बोलेंगे आमाशय। फिर छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, पाचन का मुख्य स्थल, पाचन और अवशोषण दोनों का। और फिर आएगी बड़ी आंत। यानी कुल मिलाकर इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा? छोटी आंत। अब पाचक ग्रंथियां, यानी भोजन में से वे रस जो भोजन में से उसका रस निकाल ले वो क्या कहलाएगी? पाचक ग्रंथियां। ये हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है मुंह के अंदर, जिसको बोलते हैं लार ग्रंथि, जो लार का स्राव करती है। उस लार के अंदर पानी होता है और एंजाइम होते हैं जो कुछ भोजन का पाचन करते हैं। उसके बाद एक होती है पाचक ग्रंथि लीवर या यकृत, और तीसरी पाचक ग्रंथि होती है अग्नाशय या पेनक्रियास। तो 3 पाचक ग्रंथियां, पहली है लार ग्रंथि, दूसरी है यकृत या लीवर, और तीसरी है अग्नाशय या पेनक्रियास। ये सारे भाग किस प्रकार होते हैं? मैं इसको यहीं पर बना रही हूं। ये हमारा मुंह वाला भाग, फिर ग्रसनी, फिर ये भोजन वाली नली, थैले जैसी संरचना जिसको आमाशय बोलेंगे, फिर आएगी छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद आएगी बड़ी आंत। उसके अलावा इसके साथ ही मैं पाचक ग्रंथियों को शो कर रही हूं। ये मुंह वाले भाग के अंदर कौन सी? लार ग्रंथि। यहां पर पाचक ग्रंथि पाई जाएगी जिसका नाम है यकृत या लीवर, और एक यहां पर पाचक ग्रंथि होती है मुख्य पाचक ग्रंथि जिसका नाम क्या है? अग्नाशय। ये आहार नाल है। ये जो मुंह से लेकर यहां तक पूरी नली जैसी संरचना दिख रही है इसको हम क्या बोलेंगे? आहार नाल। इसका पहला भाग ये क्या कहलाएगा? मुख गुहा। फिर ये वाला भाग जहां से भोजन और श्वास दोनों गुजरते हैं, ग्रसनी, ये है ग्रास नली, ये है आमाशय। फिर ये जो आपको फोल्ड रस्सी के जैसी संरचना दिख रही है इसे हम क्या बोलेंगे? छोटी आंत। और छोटी आंत के बाद ये जो बड़ी वाली संरचना दिख रही है इसे हम क्या बोलेंगे? बड़ी आंत। अभी मैंने जो इधर आपको पाचन तंत्र बताया, ये पूरा पाचन तंत्र डायग्राम के द्वारा देखिए। सबसे पहले भोजन आपने मुंह में लिया, मुख गुहा। मुख गुहा के बाद ये वाला भाग जहां से भोजन भी गुजरता है, श्वास भी गुजरता है, ग्रसनी। ग्रसनी के बाद नली जिसके अंदर भोजन जाता है, ग्रास नली, इसोफेगस या भोजन वाली नली। उसके बाद ये नली एक थैले जैसी संरचना जिसको हम पेट बोलते हैं, खाना खाने के बाद ऐसा लग रहा है कि पेट भर गया, वो क्या कहलाता है? भाग आमाशय या स्टोमक। उसके बाद एक रस्सी जैसी आपको देखो फोल्ड की भी संरचना दिख रही है। ये रस्सी जैसे फोल्ड करके क्यों रखी है? आपके पास लंबी रस्सी है, पानी की पाइप है, उसे हम फोल्ड करके रखते हैं नहीं रखते? क्योंकि वो लंबी होती है तो सीधा करेंगे तो घर से बाहर निकल जाएगी। उसी प्रकार छोटी आंत को सीधा किया तो इसकी लंबाई 6 मीटर होती है, शरीर में ही नहीं आएगी, बाहर निकल जाएगी। इसलिए इसको रस्सी की तरह फोल्ड करके रखा जाता है, 6 मीटर लंबाई होती है। और इसके बाद तो चौड़ाई के अंदर मोटा भाग आता है जिसको हम क्या बोलेंगे? बड़ी आंत, जिसकी लंबाई 1.5 मीटर। अब छोटी आंत की लंबाई है 6 मीटर, बड़ी आंत की लंबाई है 1.5 मीटर। फिर इसको छोटी आंत क्यों बोला? क्योंकि जो व्यास है, जो चौड़ाई है वो बड़ी आंत की ज्यादा है, ये मोटी ज्यादा है, जबकि छोटी आंत पतली है, इसलिए इसको बोल दिया छोटी आंत और इसे बोल दिया बड़ी आंत। छोटी आंत मुख्य रूप से भोजन का पाचन और अवशोषण करने वाला भाग है। बड़ी आंत कुछ मात्रा में पानी का अवशोषण होता है, शराब कोई पीता है तो उसका अवशोषण बड़ी आंत में होता है। आमाशय के अंदर भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है, यानी जब खाना खाने के बाद जब तक हमें पेट भरा भरा महसूस होता है, वापस भूख नहीं लगती, मतलब भोजन किसके अंदर रहता है? इस थैले जैसी संरचना में जिसका नाम क्या है? आमाशय या स्टोमक। ये वाली नली जहां से भोजन जाता है बस इसका काम है खुद की सतह को अंदर से चिकना रखना ताकि भोजन यहाँ पर फंसे ना। कभी कभी हम देखते हैं भोजन यहाँ फंस जाता है, हम जल्दी जल्दी ठूस लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं तो लगता है कि हाँ भोजन यहाँ से यहाँ जा रहा है। ये जो नली जिसमें पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ भोजन आगे जा रहा है क्या कहलाती है? ग्रास नली। इसके अंदर एक लसलसा पदार्थ निकलता है जिसे सलेष्मा बोलते हैं।
जहां से, जिसके कारण ये अंदर से चिकनी हो जाती है और भोजन फंसता नहीं, आसानी से अंदर जाता है। ये वाला भाग ग्रसनी, जहां से भोजन गुजरता है। ये वाला मुंह, जिसमें आपने भोजन का निवेला लिया। मुंह में क्या थे? दांत थे, जीभ थी, लार ग्रंथियां थी। दांत ने भोजन को काटा, जीभ ने भोजन को लार के साथ मिलाया और लार भोजन को लसलसा बनाएगी। साथ ही उसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। तो ये हमारी आहार नाल, मुंह से लेकर गुद्दा तक, मुख गुहा, फिर ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। अंत में बड़ी आंत तक जाते जाते भोजन का अपशिष्ट पदार्थ बचता है जो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये नली क्या कहलाएगी? आहार नाल। और इसके अंदर जब भोजन चलता है तो उसके अंदर कुछ रस मिलाए जाते हैं जिसके अंदर एंजाइम होते हैं। रस मिलाने वाले 3 अंग है जिन्हें पाचक ग्रंथियां बोलेंगे। पहला, मुंह के अंदर लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती है संख्या में 6, 2 तो जीभ के नीचे, 2 जबड़े के पास और 2 कान के पास। पेरोटिड लार ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद दूसरी है यकृत, जो यकृत नली के द्वारा इस छोटी आंत के अंदर रस को डालेगी। उसके बाद है अग्नाशय, सबसे बड़ी और मुख्य पाचक ग्रंथि जो भोजन के पाचन के लिए 99% एंजाइमों का स्राव करती है। इसका नाम क्या है? अग्नाशय या पेनक्रियाज। तो इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। पाचक, पाचन तंत्र, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पहले आहार नाल के भागों को और फिर हम पढ़ेंगे तीनों प्रकार की लार ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। इसको आप नोट कीजिए, फिर हम एक एक भाग को विस्तार से पढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं पहला भाग, मुख गुहा। मुख गुहा क्या? ये हमारा मुंह वाला भाग। इसके अंदर क्या क्या चीज पाई जाती है? तो मुख गुहा के अंदर 3 चीजें पाई जाती है, दांत, जीभ और लार ग्रंथि। दांत, जीभ और लार। अब सबसे पहले हम देखते हैं दांतों के बारे में। हमारे अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है? 32, जिसमें से 20 दांत होते हैं वो दूध के दांत होते हैं और 12 होते हैं वो स्थायी दांत होते हैं। 20 दांत को दूध के दांत क्यों बोला गया? क्योंकि ये अस्थायी दांत होते हैं और जिंदगी में 2 बार आते हैं, एक बार गिरते हैं फिर वापस आ जाते हैं, जबकि स्थायी दांत है वो जिंदगी के अंदर एक बार आते हैं। अब देखिए, जो दांत है इनका ऊपरी स्तर क्या कहलाता है? इनेमल कहलाता है। जो दांत की आपको ऊपर से सफेद सफेद परत दिखाई दे रही है वो किसकी बनी होती है? इनेमल की। और जो दांत का मुख्य भाग होता है वो किसका बना होता है? डेंटिन नामक पदार्थ का बना होता है। किसका? डेंटिन नामक पदार्थ का। इसलिए आप देखते हो कि जहां भी दांत आएगा ना, वो दांत से संबंधित डेंटिस्ट, दांतों का डॉक्टर, डेंटिस्ट। ये जो डेंटिस्ट नाम आया ना वो इस डेंटिन से रिलेटेड आया। अब एक आता है कि जो मनुष्य के दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं और इस आधार पर मनुष्य का जो दंत सूत्र है वो इस प्रकार दिया हुआ है, 21-23/21-23/2। ये मनुष्य के 4 प्रकार के दांत है। जो 2 आगे के दांत होते हैं, चपटे दांत होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें कहा जाता है कृंतक दांत। क्या कहा जाता है? कृंतक दांत। और इनका काम होता है भोजन को काटना। एक साइड पीछे, इधर और इधर, नीचे भी नीचे, जो नुकीला एक एक दांत होता है चारों तरफ, उसको क्या बोलते हैं? रदनक। क्या बोलते हैं? रदनक। और ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। जो मांसाहारियों के दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? रदनक। जो हाथी के दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? कृंतक। हाथी के दांत। और जो मांसाहारियों के दांत होते हैं वो कैसे दांत होते हैं? रदनक दांत। उसके बाद जो 2 पीछे के और उससे पीछे के 3 ये जबड़े वाले दांत हैं, इनको 2 को बोला जाता है अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक। और पीछे के 3 दांतों को क्या बोला जाता है? चवर्णक।
अब देखिए ये दंत सूत्र में 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ये जो हमारा 32 दांत है इसको 4 भागों में बांट दिया है, ऊपर के 2 भाग और नीचे के 2 भाग। अब देखिए ये एक साइड का फॉर्मूला है, 2 कृंतक, फिर रदनक, फिर अग्रचवर्णक 2 और फिर 3 चवर्णक। टोटल दांत कितने हो गए? 8 दांत हो गए, 8 इधर और 8 इधर, 16 और 16 ही नीचे, या 8। ये जो सूत्र बताया गया इस प्रकार बताया गया, 8 ऊपरी भाग के दांत और 8 नीचे के भाग के दांत, और ऐसे ही 2 सेट इधर, तो इंटू में क्या कर दिया 2, तो 8 8 16, 16 इंटू 2, टोटल दांत कितने हो गए 32। अगर यही सूत्र वयस्क, ये जो आपको सूत्र बताया गया ये वयस्क व्यक्ति का है, अगर 21 वर्ष के व्यक्ति का दंत सूत्र देखें, ये तो है वयस्क का दंत सूत्र, 21 वर्ष के व्यक्ति का दंत सूत्र देखें तो क्या होगा, वो होगा 21 22 बट्टे 21 22 इंटू 2, यानी जो पीछे की जो अक्ल दाढ़ होती है वो उसके अंदर नहीं होती, 21 साल की उम्र के बाद आती है अक्ल दाढ़, ठीक है। और उसी प्रकार अगर शिशु का दंत सूत्र देखें तो उसका क्या होगा, 2102 बट्टे 2102 इंटू 2, यानी एक तो अक्ल दाढ़ नहीं होगी शिशु के अंदर, और जो अग्र चवर्णक है वो बिल्कुल नहीं होंगे। यानी अब आपको पता चल गया हो गया कि एक एक दांत तो चारों तरफ, यानी 4 दांत तो चवर्णक वाले, और ये कितने हो गए 2 इंटू 2 4 और 2 8, 8 ये अग्र चवर्णक वाले, और 4 चवर्णक वाले दांत क्या होते हैं, स्थायी दांत होते हैं जो जिंदगी में एक बार आते हैं। बाकी ये जो दांत है ना इनको दूध के दांत बोलेंगे, 2 आगे के दांत कृंतक दूध के दांत है, रदनक अग्र चवर्णक, ये रदनक अग्र चवर्णक नहीं होंगे पूरे, और चवर्णक के एक एक नहीं होंगे। तो ये जो दांत कितने बचे, 3 2 5 10, 10 इंटू 2 20, 20 मैंने आपको क्या बताए थे दूध के दांत, और इनमें से जो 12 दांत कम है वो कौन से दांत होते हैं, स्थायी दांत। आपको तीनों याद रखना है। 21 वर्ष के युवक का दंत सूत्र 2122 बटे 2122 इंटू 2, नॉर्मल दंत सूत्र पूछे मनुष्य का 2123 बटे 2123 इंटू 2, और शिशु का पूछे तो 2102 बटे 2102 इंटू 2। ये है दंत सूत्र। दांतों का ऊपरी भाग जो चमकदार व्हाइट भाग है वो क्या कहलाता है, इनेमल कहलाता है। दांतों का जो मुख्य पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, डेंटिन कहलाता है। आया कि नहीं आया समझ में, ये दांत के पॉइंट है, इसको नोट कर लो आप। उसके बाद हम पढ़ते हैं जीभ और लार ग्रंथि। अब देखिए, अब देखते हैं हम जीभ के बारे में। जो जीभ है इसमें खुद की कोई हड्डी नहीं होती, ये पीछे से एक हड्डी से जुड़ी हुई रहती है, और उस हड्डी का नाम क्या है, हाइयोइड अस्थि। यानी जीभ पीछे से एक हड्डी से जुड़ी हुई रहती है सहारे के लिए, जिसका नाम क्या है, हाइयोइड अस्थि। जीभ का काम क्या है, जीभ का काम है भोजन को लार के साथ मिलाना। जो जीभ है इसी के द्वारा हमें किसी चीज के टेस्ट का, स्वाद का पता चलता है। जो तो जीभ है उसके अंदर कुछ आप देखते हो, जीभ के ऊपर आपको लाल लाल बारीक बारीक संरचनाएं दिखेगी, जिन्हें क्या बोला जाता है, टेस्ट ग्रेन्यूल या स्वाद कलिकाएं। तो जीभ पर क्या पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं। ये 3 प्रकार की होती है जो अलग अलग स्थान पर पाई जाती है, स्वाद कलिका का स्थान और स्वाद। देखिए ये जो हमारी जीभ है, इस जीभ के ऊपर 3 प्रकार की स्वाद कलिकाएं होगी जो अग्र भाग पर स्थित होगी। ये स्वाद कलिकाएं क्या करेगी, आपको पता है कि आप कोई चीज मीठी खाते हो तो उसका आगे के भाग के टच से ही पता चल जाता है। अगर आप कोई चीज खारी या कड़वी खा रहे हो तो आपको निगलते टाइम पता चलता है। निगलते टाइम पता क्यों चलता है कि इसकी स्वाद कलिकाएं जीभ के पीछे की साइड होती है, यानी कड़वे या खारे स्वाद का अनुभव जीभ के पीछे वाले भाग की तरफ होगा। और अगर आप कोई चीज खट्टी खाते हो तो आपको साइड से ऐसे गाल पिचकते हुए लगता है कि नहीं लगता, यानी
खट्टे स्वाद का अनुभव करने वाली जीभ की बगल के अंदर, साइड के अंदर स्वाद गलिकाएं पाई जाती है। जीभ के बिल्कुल बीच में स्वाद गलिका नहीं होती है। अगर आप मिर्ची खाते हो, नमकीन चीज खाते हो, तो उसकी जो जलन होती है वो जीभ के बिल्कुल बीच के मिड पार्ट से एहसास होता है। तो स्वाद गलिका का स्थान अग्र भाग पर कौन सा स्वाद वाली जीभ गलिका होगी? मीठे स्वाद वाला। उसी प्रकार दूसरा है पश्च भाग पर कौन से स्वाद की स्वाद गलिका होगी? कड़वे या खारे। और तीसरी है जीभ के बगल में कौन सी स्वाद गलिका होगी? तो ये होगी खट्टे स्वाद का अनुभव। यानी यहां पर तो होगा मीठा जीभ के अग्र भाग पर, पीछे के भाग पर होगा कड़वा, और साइड के अंदर कौन से स्वाद का अनुभव होगा? खट्टे का। ये जीभ का भाग कौन सा है? अग्र, ये मध्य या बगल, और ये है पश्च। और इसके साथ ही जीभ का काम क्या है? जीभ का कार्य बोलने में सहायक, बोलने में सहायक, और क्या काम करेगी? भोजन को लार के साथ मिश्रित करना। भोजन को ये इधर और इधर घुमाएगी तो लार भी आएगी मुंह में, भोजन को भी दांतों द्वारा बारीक पीसा जा रहा है, तो उस भोजन को बिल्कुल बोलस गोल के रूप में कौन बनाएगी? जीभ बनाएगी। नोट कर लीजिए इसको। ये जीभ थी। इसके साथ ही एक आप पॉइंट ध्यान रखना कि जो अभी दांत के बारे में मैंने आपको बताया कि दांत का जो ऊपरी भाग है वो किसका बना होता है? इनेमल का बना होता है। तो इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो इनेमल है वो जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है। पादप जगत का होता है एक स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ होता है। इनेमल क्या है? जंतु जगत का, कई बार क्वेश्चन आया है, जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ। जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ किसे कहा जाता है? इनेमल को कहा जाता है। उसी प्रकार एक पदार्थ होता है स्पोरोपोलेनिन, जो आगे प्लांट्स वाले में मैं बताऊंगी कि पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है। अभी आपको यही ध्यान रखना है, जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ क्या? इनेमल, जो कहाँ पाया जाता है? हमारे शरीर में दांतों के ऊपरी कवर जो चढ़ा रहता है वो किसका चढ़ा रहता है? इनेमल का। एक जो हमारे दांत है उनके लिए 3 वर्ड आते हैं कि मनुष्य के दांत, मनुष्य के दांत गर्तदंती, मनुष्य के दांत गर्तदंती, विषमदंती और द्विबारदंती होते हैं। इन तीनों वर्ड्स का मतलब देखिए, गर्तदंती, हमारे दांत गिर जाते हैं तब हम देखते हैं कि गड्ढा हो जाता है, यानी हमारे दांत है वो गड्ढे के अंदर व्यवस्थित रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? गर्तदंती। विषमदंती, अभी मैंने आपको 4 प्रकार के दांत बताए कि नहीं बताए? कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। तो हमारे अंदर अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोल दिया? विषमदंती। और द्विबारदंती, जिंदगी में 2 बार आते हैं, पहले आते हैं दूध के दांत और फिर वो प्रतिस्थापित हो जाते हैं स्थायी दांत से, इसलिए तीनों वर्ड ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है मनुष्य के दांत है, तीनों वर्ड में से कोई भी ऑप्शन में हो तो वो आंसर करेक्ट होगा। गर्तदंती, विषमदंती और द्विबारदंती। आपको तीनों वर्ड याद रखने हैं कि मनुष्य के दांत गर्तदंती, विषमदंती और द्विबारदंती प्रकार के होते हैं। ठीक है, दांत हो गया, जीभ हो गया। लार, मुंह के अंदर पाया जाने वाला लिक्विड पदार्थ जो लार ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, तो इसको हम पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियों के साथ, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। तो अभी मुख गुहा के अंदर मैं आपको 2 ही चीज पढ़ा रही हूँ, एक तो दांत और एक जीभ। आगे का भाग कौन सा था मुख गुहा के पास? स्केल जितनी लंबी संरचना, नली नुमा संरचना, जिसको क्या बोला जाता है? ग्रास नली, यानी मुख गुहा का अंत और ग्रास नली की शुरुआत। आप देखते हो यहाँ पर आपको 2 ऐसे लटकी हुई, एक लटकी हुई संरचना दिख रही है जिसको बोलते हैं यूला। ये क्या करता है कि जैसे ही आप भोजन को निगलते हो ना, तो ये ऊपर के नासा द्वार को ढक देता है ताकि भोजन नाक के रास्ते वापस इधर ना आ जाए।
तो जैसे ही भोजन को निकला जाता है, जो यूवुला, यहाँ पर एक लटकी हुई संरचना दिख रही है आपको मुंह के अंदर, आप देखना, वो क्या करती है, नासा द्वार को ढक देती है। तो इसके साथ ये पॉइंट लिख लेना आप। भोजन निगलते समय यूवुला द्वारा नासा मार्ग को ढक दिया जाता है। यूवुला द्वारा भोजन निगलते समय नासा मार्ग को ढक दिया जाता है। तो इसके बाद जो अगला पार्ट हम पढ़ते हैं वो क्या है, वो है ग्रास नली या इसोफेगस। यानी ये हमने मुंह वाला पार्ट बताया, और उसके बाद जो आगे ये नली आएगी, ये भाग तो हो गया ग्रसनी, जहां से भोजन भी गुजरता है और श्वास भी गुजरता है। ये भाग आगे फिर दो रास्तों में बंट जाता है। एक तो आ जाती है इधर श्वास नली, जिसको हमने श्वसन तंत्र में पिछले टॉपिक में पढ़ लिया था। इधर वाला जो रास्ता है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रास नली, या इसे हम क्या बोलते हैं, इसोफेगस। अभी हम श्वास नली का डिस्कस नहीं करेंगे, केवल किसका करेंगे, ग्रास नली। जब मैंने आपको श्वास नली पढ़ाया था तो एक पॉइंट बताया था कि इस श्वास नली के ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है जिसका नाम है एपिग्लोटिस, जो भोजन निगलते समय श्वास नली को क्या कर देता है, ढक देता है। तो भोजन किस में चला जाएगा, ग्रास नली में। और ग्रास नली फिर आगे जाकर क्या करती है, एक थैले जैसी संरचना में खुलती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, आमाशय। अब इस ग्रास नली का क्या रोल है, इसका जो आंतरिक स्तर है उसमें एक चिपचिपा लसलसा पदार्थ स्रावित होता है, जो इसको अंदर से क्या करता है, चिकना बनाता है। इसका नाम क्या है, श्लेष्मा। इस ग्रास नली का दो काम है, एक तो अंदर से चिकना पदार्थ स्रावित करना, जिसका नाम क्या है, श्लेष्मा। उसके अलावा ये जो ग्रास नली है इस प्रकार क्रमांकुंचन गति करती है, जिससे क्या होगा कि भोजन मुंह से आसानी से आमाशय में चला जाएगा। एक तो रास्ता चिकना होगा जिससे भोजन यहाँ पर फंसेगा नहीं, और दूसरा इस प्रकार ये क्रमांकुंचन गति करेगी जिससे भोजन आसानी से वो आगे चला जाता है। क्वेश्चन आता है क्रमांकुंचन गति किस अंग के अंदर होती है, आहार नाल के किस भाग में होती है, तो क्रमांकुंचन गति किसके अंदर होगी, ग्रास नली के अंदर। तो ध्यान रखना आपको, क्रमांकुंचन गति द्वारा भोजन को मुख गुहा से आमाशय में पहुंचाया जाता है। ठीक है, और इसके आंतरिक दीवार से एक लसलसा पदार्थ निकलता है जिसका नाम क्या है, श्लेष्मा। तो ग्रास नली के दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद अगला भाग आएगा आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, पाचक ग्रंथियां, इनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ना वो बिल्कुल इजी वे में मैं आपको समझा रही हूँ, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा मेरी क्लास को पढ़िए, ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ लाइक और शेयर कीजिए, मेरी क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।